हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। क्या किया है अभी तक हमने? वी हैव स्टार्टेड विद कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट में अभी तक हमने क्या देखा? कंपनीज एक्ट में हमने कुछ देखा ही नहीं है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कुछ भी नहीं देखा है। कंपनीज एक्ट में बेसिक हमने मीनिंग समझा है कंपनी का कि क्या होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कंपनीज एक्ट में कंपनी की क्या डेफिनेशन है हमने वो भी देखी थी। दैट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब क्या होता है? अभी हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके पहले हमारे पास कंपनीज एक्ट 1956 थी, 1913 ऐसे करके जो हमारे पास पहले के कंपनी लॉ थे उसमें भी अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसके वो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी कहलाएगी। ठीक है, ओके मैम। अभी थोड़ा और चीज़ें समझनी है, अभी तो कंपनीज एक्ट स्टार्ट करना है। फिलहाल तो हमने कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, बस इतना बेसिक समझा है, राइट। टुडे ऑफ कोर्स वी हैव टू डू सम कंसेप्ट कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, तो एग्जाम्स के लिए ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कंसेप्ट है। पर उसके पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैंने यहाँ पे और लिखी हुई हैं विच आर ऑल्सो रेलिवेंट फॉर एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। तो थोड़ा सा एक क्विक रिकॉल करते हैं। अब ये जो पहला कंसेप्ट या पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो आई नीड टू टेल यू सर्टन थिंग ऑन अ लार्जर स्केल। एवरी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। भाई ये क्या चीज़ है? अच्छा, तो बहुत सिंपल सी मैं एक चीज़ अगर आपसे बोलूँ, एवरी मैंगो इज अ फ्रूट बट नॉट एवरी फ्रूट इज मैंगो। यू गेट माई पॉइंट? बस वही बात है। बॉडी कॉर्पोरेट जो है ना, एक थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? एक थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। मे बी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एन एंटिटी विच हैज फीचर्स लाइक। कैसे फीचर्स होते हैं इनके पास? इनके पास फीचर्स होते हैं परपेचुअल सक्सेशन के, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी के, सेपरेट एंटिटी के कैपेसिटी टू स्यू, बी स्यूड एटसेट्रा। मतलब हर एक एंटिटी जिसके पास ये फीचर्स है उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, करेक्ट। पर क्या हर एक एंटिटी जिसके पास ये फीचर्स है उसको हम कंपनी बोलेंगे? नहीं, बिकॉज कंपनी की डेफिनेशन में तो ये लिखा है कि कंपनी सिर्फ वही होती है विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। जो कंपनीज एक्ट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करके, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस को फॉलो करके बनी है, सिर्फ वो ही कंपनी है। हाँ, कंपनी जो भी इनकॉर्पोरेट होती है अंडर कंपनीज एक्ट उसके पास ऑटोमेटिकली ये फीचर्स होते हैं, तो हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट तो होती है, पर हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती है। गॉट माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी भी हो सकती है, और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वो भी हो सकती है। हमारे पास कुछ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होते हैं, एग्जाम्पल एलआईसी, वो भी हो सकती है। ये सब बॉडी कॉरपोरेट हो सकते हैं। और हमारे पास जैसे ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट, मे बी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, ये भी है। ये सब बॉडी कॉर्पोरेट है। क्यों? क्योंकि इन सबके पास फीचर्स हैं, ये सारे बॉडी कॉर्पोरेट के। पर क्या एलएलपी कंपनी है? नहीं, एलएलपी इज रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट, बट एलएलपी इज स्टिल अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज नॉट अ कंपनी। वो कंपनी जो इंडिया के बाहर कहीं इनकॉर्पोरेट हुई है, भाई तुम कंपनीज एक्ट में थोड़ी ना इनकॉर्पोरेट हुए हो, पर तुम भी बॉडी कॉर्पोरेट हो क्योंकि ये फीचर्स तो तुम्हारे पास भी हैं। Got my point? LIC is formed under LIC Act. LIC Act is an act of parliament. कोई एक कॉरपोरेशन जो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आके बन के खड़ा हुआ है, इसके पास भी ये सारे फीचर्स हैं। ऐसा थोड़ी ना कि एलआईसी में आज कोई बंदा आया और चला गया तो फिर एलआईसी बंद हो गई। नहीं, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कैपेसिटी टू स्यू, बी स्यूड, हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी एटसेट्रा, सब फीचर्स हैं इसके पास। तो ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। पर क्या एलआईसी एक कंपनी है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो पहला पॉइंट यहां पे क्लियर है, ये वाला, ठीक है। दूसरा आता है, अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, however the company can claim those fundamental rights which are available to all persons whether citizens or not। अरे
ये क्या बात हुई? देखो, इंडिया में अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे पास दो जो फंडामेंटल राइट्स होती है ना, वो दो तरीके की होती है। फंडामेंटल राइट्स जो होती है ना, वो दो तरीके की होती हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से कोई भी कंपनी, इन्फोसिस है, इलेक्शंस चल रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस मान लेते हैं, तो क्या इन्फोसिस आके वोट कर लेगी? हाँ, इन्फोसिस भी लाइन में खड़ी है इमेजिन, और आके वोट कर रही है। अरे नहीं कर सकते यार, क्यों नहीं कर सकते मैम? बट इन्फोसिस की प्रेमाइसिस में कोई घुस गया है और वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो क्या वो केस फाइल कर सकते हैं? हाँ, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, क्यों? बट ये नाइंसाफी और ये दोगलापन क्यों है? बिकॉज देर आर ऑफ कोर्स टू टाइप्स ऑफ राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स क्या होती है? एक होती है ओनली फॉर सिटीजन्स, रिजर्व फॉर सिटीजन्स। जैसे मैं बात करूं कि राइट टू वोट, ठीक है, एग्जाम्पल राइट टू वोट, ये आपको नहीं मिलेगा। बट राइट्स फॉर एवरीवन या एवरी पर्सन मतलब क्या होता है? पर्सन मतलब इट कैन बी HUF, कंपनी, इंडिविजुअल, सब चीज़ें आ जाती है ना। तो ये क्या है भाई? आपके साथ कुछ गलत होता है, आप कोर्ट में जा सकते हो, यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव द इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो मतलब क्या है, कंपनी ऐसे बोल सकती है कि यार मेरे को आधार कार्ड नहीं चाहिए, मेरे को वोटर ID नहीं चाहिए, मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए, पर अगर कोई आके मेरी फैक्ट्री जबरदस्ती घुसेगा और बंद करेगा, तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ। करेक्ट। तो यू आर नॉट अ सिटीजन, बट यू विल गेट सर्टेन दोज फंडामेंटल राइट्स जो हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं, वो सिटीजन हो या ना, ठीक है। पर कंपनी सिटीजन तो नहीं बन सकती है ना। पर कंपनी के पास अपनी नेशनैलिटी, डोमिसाइल, रेसिडेंस, ये सब होता है इन द कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा होता है। मान लो जैसे मैं पूछूं व्हाट्स योर नेम, किसी ने बोला टाटा लिमिटेड, व्हाट्स योर एज, 100+ ईयर्स, भाई मान लेते हैं ऐसे इनकॉर्पोरेशन से अगर हम जोड़े, सिटीजन नो। अच्छा, तो इन विच कंट्री डू यू बिलोंग टू? इंडिया। मतलब आप इंडियन कंपनी हो क्योंकि आप वहां बने हो, तो दैट्स योर नेशनैलिटी, ठीक है। आप इंडियन कंपनी हो, जैसे हम बोलते हैं ना आई एम एन इंडियन, तो वैसे कंपनी जहां इनकॉर्पोरेट हुई है वहीं की कंपनी हो गई, है ना। US कंपनी है, अब वहां बनी हुई है, इंडियन कंपनी है, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है भाई, जहां जिसने बर्थ दिया वही जन्मभूमि जो है ना आपकी, लीगली बर्थ हुआ है, बट जन्मभूमि जो है वहीं के आप हो। सो नेशनैलिटी इज गोइंग टू बी इंडियन ओनली, राइट। डोमिसाइल मतलब होता है आपका एक परमानेंट लीगल होम, ठीक है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स यू डिसाइड कि जैसे ROC उत्तर प्रदेश में भी और समथिंग लाइक दैट, राइट। सो दैट ऑल्सो, जैसे हम लोग की भी होती है ना डोमिसाइल। बहुत बार आप जब देखोगे, और आप अलग ही फील्ड में हो, बट अगर आप साइंस वाइंस साइड में जाते हैं ना, तो आपको और ज़्यादा समझ में आता कि उससे भी फ़र्क पड़ता है व्हेन वी वांट टू अपीयर फॉर सर्टेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल, राइट। और रेसिडेंस जहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, so that is the place where you legally reside. So if you're born in India, if you have been incorporated in India, तो आपकी nationality Indian हुई, आपका permanent home जो भी आपका जो domicile area आता है, ठीक है, आप जहाँ पे भी रह रहे हो, आपका registered office, that's your residence, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। चलो, let's now start with a wonderful concept called as corporate wheel. कॉर्पोरेट व्हील क्या है मैम? ये कॉर्पोरेट व्हील, मैंने आपको एक फीचर पढ़ाया था। फीचर क्या पढ़ाया था? फीचर ऑफ कंपनी पढ़ाया था, सेपरेट लीगल एंटिटी, द केस ऑफ सैलमन ऑल्सो। इसका मतलब क्या है? इसका कंक्लूजन क्या है? मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, एटसेट्रा, है ना। या फिर आई कैन राइट डायरेक्टर्स और मेंबर्स एटसेट्रा, प्रमोटर अभी हमने पढ़ा नहीं है बट हम समझ जाएंगे, कांट बी हेल्ड लायबल फॉर कंपनीज एक्शंस, है ना। हाँ हाँ,
देखो, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, या मान लो बच्चे बड़े ही हो गए, पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, अब बच्चों ने कुछ कांड कर दिया, तो आके क्या पेरेंट्स को पकड़ लिया जाएगा? बोलो भाई, पेरेंट्स ने ही बच्चों को बनाया है, पर क्या पकड़ लिया जाएगा? नहीं, पूछताछ हो सकती है मैम, देखा जा सकता है इफ दे आर इन्वॉल्व और नॉट, बट ऐसे पकड़ के तो नहीं लेके चले जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि वो अलग है, ये अलग है, मे बी ये लोग कहीं से इन्वॉल्व नहीं है, राइट? तो ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भी पकड़ के लेके चल जाएंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आई बात? हाँ, समझ में आई बात। हाँ, अच्छा मैम, जब हमने ये कंसेप्ट इन्वॉल्व किया या बनाया, कॉरपोरेट व्हील जिसको हमने कहा, दैट देयर इज अ प्रोटेक्शन विच इज अवेलेबल टू द डायरेक्टर्स और मेंबर्स की कंपनी है भाई, जो हो रहा है कंपनी ने लोन लिया, कंपनी चुकाएगी, हम क्यों चुकाए? पैसा डूब गया तो डूब गया, हमें क्या मतलब? कंपनी की पेनाल्टी कंपनी पे करेगी, हम क्यों पे करें? हमें क्या मतलब? हमने कंपनी बनाया है, बेशक हमने उसमें पैसा लगाया, हम उसको चला रहे, पर कंपनी अलग, हम अलग। दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय कॉर्पोरेट व्हील, राइट? और व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी बन गई, देयर इज अ प्रोटेक्टिव मास्क और प्रोटेक्टिव कर्टेन, ठीक है, जो आपके सामने डल गया। अब हमें क्या दिख रहा है? क्या हो रहा है? कंपनी कर रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है? कंपनी ने किया है। ये ब्रीच किसने किया है? कंपनी ने किया है। कौन चला रहा है कंपनी को? दैट डजंट मैटर, राइट? ओके फाइन मैम, बट देन जहां लॉ, वहां लॉ का दुरुपयोग। ये देखो, एक कंपनी बनी, एवरीवन कैन सी दिस, राइट? गोल्डन फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनी। सो द फर्स्ट स्टेप इज कंपनी फॉर्मेशन। उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ। कंपनी ने किया फॉल्स प्रॉमिस टू ऑल द इन्वेस्टर्स एंड कलेक्ट किए बहुत सारे पैसे, ठीक है? इन्वेस्टर्स हो, क्रेडिटर्स हो, हम आपको ये सामान बेचेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ये स्कीम है, ये होगा, वो होगा, बहुत सारे अन्य एन नंबर ऑफ फॉल्स प्रॉमिसेस हो सकते हैं, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं ये लोग? पैसे कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से, बड़ी खुशी खुशी, देखो लोग पैसे देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। मनी कलेक्ट करने के बाद भाई फिर क्या हुआ? ये हो रहा है फ्रॉडुलेंट डाइवर्जन ऑफ फंड्स। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। कंपनी ने इसको पैसे दिखा दी, यहाँ पे ये इसको पैसे देने थे, या फेक से वो दिखा दी, परचेजेस दिखा दी, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, अपने अकाउंट में किसी तरीके से रूट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बहुत सारे तरीके होते हैं। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस दैट, राइट? हम यहाँ पे ये सब थोड़ी ना डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से किसी को फ्रॉड करो और निकल लो, ठीक है? तो ये काम किया। अच्छा, अब लोग तो ऑब्वियसली परेशान होंगे, तो लोग परेशान होने लगे। उन्होंने देखा कि भाई हम कंपनी से पैसे मांगने आ रहे हैं, वही जो खुशी खुशी पैसे दे रहे थे अब दुखी हो गए कि कंपनी बोल रही है हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, हम कहाँ से पैसे देंगे, पैसे डूब गए, पैसे डूब गए, ऐसा कंपनी बोल रही है। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, कोर्ट में पहुंचे, और कोर्ट में डायरेक्टर ने अपना डिफेंस क्या दिया। डायरेक्टर बदल गया ऐसे करके नहीं बोलना यार, देखो ऑब्वियसली दिस ऑल AI जनरेटेड, सो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ठीक है? द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, आई एम नॉट पर्सनली लायबल। भाई कंपनी में पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? कोर्ट में जज पूछ सकता है, तुम तो भाई सूट बूट पहन के आए हो, तुम्हारी तो एक घड़ी भी रोलेक्स दिख रही है यार, तुम तो बड़ा वो कर रहे हो, राइट? तो तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, क्यों इन लोगों के पैसे लेके भागो? मैं थोड़ी ना भागो, कंपनी भागी है। कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, आई एम नॉट पर्सनली लायबल। तो क्या ये होना चाहिए? जरा सोचो और बताओ। इट्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग इज वियरिंग अ मास्क एंड यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर पर्सन क्योंकि ही इज वियरिंग अ मास्क, राइट? तो ठीक है, ये मास्क व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मिला है कि कंपनी बिकम्स एन इंडिपेंडेंट पर्सन। हमने सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड में भी देखा। बट इस जैसे डिसऑनेस्ट लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं कि नहीं? फ्रॉड किया, कोई मुझे नहीं पकड़ेगा क्योंकि कंपनी लीगली अलग है और मैं अलग हूं। तो इस कंपनी की चीज को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं भाई? कुछ भी करूं, और कंपनी में पैसे नहीं होंगे, कंपनी डूब गई, कंपनी का दिवाला निकल गया, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, लोग, मैं अपने पैसे वैसे भर लूंगा, और उसके बाद मैं अपनी ये सैलरी दिखा दूं, ये दिखा दूं, वो दिखा दूं, कुछ भी कर लूं, और उसके बाद निकल लिया, फिर कहीं और कुछ करने लग गया। सो द कोर्ट्स हैव टू कंट्रोल दीज एक्ट्स ऑल्सो, करेक्ट? कोई पैसे ले रहा है,
मनी कलेक्ट कर रहा है, अपने नाम पे एसेट्स को ट्रांसफ़र करके कंपनी को डिक्लेयर कर दे रहा है कि बैंकरप्ट हो गई। क्रेडिटर्स तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को स्यू कर सकते हैं, इसको तो नहीं कर सकते हैं। So in this situation, it is very important to understand that corporate will is a privilege, not a weapon. It will give protection only to honest businesses. आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अगर आप फ्रॉड करो, टैक्स इवेजन करो, इलीगल एक्टिविटीज करो। अगर आप ये सारे काम कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा? ऐसी सिचुएशन में कोर्ट इज गोइंग टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। भाई ये पर्दा हटा दो। अब क्या कंपनी और क्या तुम दोनों एक हो? जो कंपनी है वही तुम हो। तो ये जो मास्क पहन के पीछे से बैठ के तुम कंपनी को चला रहे थे और कंपनी के नाम पे सारी चीजें बोल रहे थे, नहीं तो कंपनी ने किया, कंपनी ने किया, मैं कंपनी से अलग हूं, अब तुम कंपनी ही हो। कॉर्पोरेट व्हील हट गई। गॉट इट? एंड देयर आफ्टर द डायरेक्टर विल बी पर्सनली लायबल एंड हिज प्रॉपर्टीज विल बी अटैच। तो घर, गाड़ी जो भी, अब आप पर्सनली लायबल होगा। अब इन लोगों के पैसे आपका घर बेच के, गाड़ी बेच के दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी का इस्तेमाल किया फॉर डूइंग दैट फ्रॉड, राइट? सो इन मेनी केसेस द कोर्ट्स एक्चुअली लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, तो ये है कॉर्पोरेट व्हील। एंड देन वी हैव द केसेस व्हेन कॉर्पोरेट व्हील, केसेस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है? डिसरिगार्डिंग दिस कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। भाड़ में जाइए, कॉर्पोरेट व्हील का क्या कंसेप्ट है? हमारे लिए कोई अलग नहीं है यार। तुम फ्रॉड कर रहे हो तो हमारे लिए तो तुम एक ही हो। गॉट इट? ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनीज एक्ट में भी, जैसे किसी ने प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन दी, ये किया वो किया, तो कई जगह आप देखोगे कि डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट एटसेट्रा आर हेल्ड लायबल। ठीक है, उनको ठहराया गया है लायबल। कंपनी तो है ही है, जो भी किया है इनको भी ठहराया गया है लायबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज नॉट व्हाट वी आर रीडिंग राइट नाउ, वी आर रीडिंग जुडिशियल केसेस। मतलब जब जब कोर्ट में गया है तो कोर्ट ने इन केसेस में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया है और जो पर्सन उसके पीछे है, मतलब एक मान के फिर लायबल ठहराया गया है। ठीक है, तो एक केस ऑब्वियसली फ्रॉड का भी है जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। ठीक है, चलो, सो वी हैव मेनी केसेस, वी आर गोइंग टू लुक एट एवरी केस नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है? कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड इट रिफर्स टू द कंसेप्ट कि जो मेंबर्स हैं दे आर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटी टू द कंपनीज एक्शंस। अगर कंपनी कोई भी डेट या इनकर करती है, कॉन्ट्रवीन करती है, तो मेंबर्स विल नॉट बी लायबल, कंपनी विल बी लायबल। तो शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। कॉर्पोरेट व्हील को डिसरिगार्ड करना या लिफ्ट करने का मतलब क्या होता है? वी आर पेइंग रिगार्ड टू द इंडिविजुअल मेंबर्स और डायरेक्टर्स बिहाइंड द मास्क। ठीक है, in the following circumstances, courts have found it necessary to lift the corporate wheel and punish the actual persons who did wrong. ठीक है, तो ये हमारी केसेस हैं। ठीक है, इसमें जैसे एक केस आता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए भी। नाउ अब आपका मेरे से सवाल हो सकता है कि मैम यहाँ पे आपने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो आपने ये हेडिंग लिखी हुई है कि किस किस सिचुएशन में ऐसा किया जा सकता है या ऐसा हुआ है। ठीक है ना, कोर्ट्स ने ऐसा किया है, ये सिचुएशन है। दूसरी चीज़ मैम यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये केस लॉ का नाम लिखा हुआ है कि किस केस में कोर्ट में केस फाइल हुआ था और उसके बेसिस पे ये जजमेंट निकला, तो ये हमें पता चल रहा है। तो कुछ सिचुएशंस में केस का नाम लिखा हुआ है। एंड अगर मैं बात करूं कि तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ यहाँ पे कुछ तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन, है ना। तो अब हमें इसमें से याद क्या करना है? दैट्स द फर्स्ट थिंग कि याद क्या करना है वो मैं बताऊंगी वंस वी आर डन विद द कंसेप्ट कि आपको क्या याद करना है और क्या नहीं याद करना है। ठीक है, आई विल ऑल्सो शो यू द सजेस्टेड आंसर कि इंस्टीट्यूट जब पूछती है तो वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ आप ये लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को
डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे अगर लिखना है तो प्लीज ऐसे कॉपी में लिख सकते हो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू गेट दैट गाइडेंस। रेवेन्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट टैक्स, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। सो गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोटेक्ट इट्स ओन रेवेन्यू, ठीक है। अब अगर लोग कंपनीज क्रिएट कर रहे हैं जस्ट टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस, तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास डिनशॉ मेनेगजी पेटेट का केस है। अब एक बंदा कोई भी, मान लो यही है, मान लो कोई भी और है, XYZ, रीना, मीना, शीना, अमन, कुछ भी, कोई भी नाम ले लो। उसने क्या किया, पैसे कमाए। मान लो मिस्टर डी अर्न्स, दिस इज एग्जाम्पल, ओके, अर्न्स 20 करोड़। अब इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स, इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स वो क्या करते हैं, ही क्रिएट्स 4 शेल कंपनीज। शेल कंपनीज क्या होती है, जिसमें एक्चुअली कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ऑन पेपर बनी हुई है, ठीक है। अब उसने अपनी जो इनकम थी ट्रांसफर कर दी अमंग देम, द ओनली इंटेंशन टू रिड्यूस टैक्स। तो कोर्ट पूछेगा ना कि भाई ये 4 कंपनी है और तुम हो, ठीक है, ये चारों कंपनी अलग, तुम अलग, वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। पर ये कंपनी क्यों बनाई है, काम कर रहे हो, कंपनी में बिजनेस हो रहा है, चल रहा है, कुछ फैक्ट्री है, कुछ बना रहे हो, कुछ बेच रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये कंपनी बनाई क्यों है, जस्ट ताकि टैक्स कम हो जाए। ये तो गलत है। सो वॉज दिस कंपनी क्रिएटेड फॉर जेन्युइन बिजनेस? इफ द आंसर इज नो, देन द कॉर्पोरेट व्हील विल बी लिफ्टेड, क्योंकि गवर्नमेंट अपना ऐसे ही रेवेन्यू थोड़ा छोड़ेगी। यू कैन नॉट यूज दिस कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी टू एवेड टैक्स, ठीक है, गॉट इट। तो आई होप ये क्लियर है, बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट में, इससे ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट आता है डिटरमाइनिंग ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। अब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इतना सिंपल भी नहीं याद आएगा, ठीक है ना, इतने सिंपल से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे लिखते जाना पॉइंट, इफ यू आर मेकिंग नोट्स विद मी, मतलब आप कॉपी में लिख रहे हो। सो व्हेन वी हैव रिटन केसेस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, सो प्लीज अगर पहला पॉइंट लिख दिया है, इट शुड बी प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, राइट। दूसरा पॉइंट अभी अभी जो हमने स्टैब्लिश किया वो लिखा है हमने, इवेशन ऑफ टैक्सेस, राइट। सो दूसरा पॉइंट आप ये लिख लो, इंस्टेड ऑफ इवेशन ऑफ टैक्सेस इट इज एडवाइजेबल दैट यू राइट प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव लिफ्टेड द कॉर्पोरेट व्हील। जो थर्ड पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इज अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर, ठीक है। तो तीसरा आप केस ये लिख लो, डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर। ना इवन इफ आई डोंट राइट दिस, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, बिकॉज व्हेन आई एम टीचिंग इन द फ्लो, मैं यहाँ पे प्रॉपर आपको ऐसे एक एक पॉइंट लिखवा नहीं रही हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई ऑलरेडी गिवन यू, राइट। तो ये यहाँ पे हम अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए एक कॉपी बना रहे हैं, इन विच वी आर राइटिंग, जिससे हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, जिससे हम थोड़ा स्क्रिबल भी कर रहे हैं, राइट, जिससे हम इन्वॉल्व भी रह रहे हैं। सो ये उस पर्पस के लिए है। सो कीप दैट पर्पस इंटैक्ट एंड मेंटेन्ड। इफ आई हैव मिस्ड आउट, मे बी लास्ट के मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे नहीं लिखे, सो मेक श्योर यू राइट इट, ठीक है, अपना लिख लो। अगर क्लास में नहीं, अरे ये 2 पॉइंट तो रह गए, बाद में लिख लिया, ठीक है। सो कीप दैट मोमेंटम, ओके। चल, अब ये है क्या, एनिमी कैरेक्टर, ये क्या होता है यार मैम, एनिमी डिटरमाइन करने के लिए? जैसे हम बोलते हैं ना, दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है, और दोस्त का दुश्मन हमारा भी दुश्मन होता है। तो ऐसे ही समझ लो, देश का दुश्मन दुश्मन होता है, देश का दुश्मन दुश्मन होता है। हाँ, मान लेते हैं कोई वर्ल्ड वॉर चल रही है, ठीक है, और हमारे पास इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में कुछ वॉर चल रही है। तो अब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों एनिमीज हो गए कि नहीं हो गए? तो ये एनिमी कंट्री हो गई कि नहीं हो गए, ठीक है। अब एक इंग्लैंड की कंपनी, यहाँ पे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, यहाँ पे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई जिसका नाम क्या था, कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी।
यस और नो? अब इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है तो हम इसको इंग्लिश कंपनी ही बोलेंगे, हाँ, क्योंकि इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है। सो टेक्निकली क्या हो गया, यहीं की कंपनी है। जैसे हमने पढ़ा ना नेशनैलिटी, तो यहीं की कंपनी है, तो कंपनी अलग लोग अलग, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कंपनी तो यहीं की है, राइट? सो इससे ज्यादा कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। पर यहाँ पे कोर्ट ने पूछा कि भाई ये जो कंपनी है कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी लिमिटेड, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसके मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स ये क्या थे? जर्मन्स थे। अच्छा, मतलब आइडियली बिजनेस डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय जर्मन्स ऑल्दो द कंपनी लुक्ड इंग्लिश। माइंड एंड कंट्रोल जर्मन से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है ना, ऑल्दो ये इंग्लैंड की कंपनी है। तो ऐसी सिचुएशन में ये समझ में आए कि भाई कॉन्टिनेंटल टायर लिमिटेड तुम तो एनिमी इन डिस्गाइज हो, तुम मुखौटा पहन के आ गई हो तो हमारी दुश्मन ही, तो इस मुखौटा को हटा देना चाहिए, दिस मास्क शुड बी टेकन ऑफ। गॉट माई पॉइंट? तो कोर्ट ने क्या किया, लिफ्ट कर दी कॉर्पोरेट व्हील टू लुक बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन, कि भाई कंपनी को कंट्रोल करने वाले लोग तो दुश्मन है, तो ये कंपनी क्या हो गई, एनिमी कंपनी हो गई, इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी ड्यूरिंग द वॉर हमें नहीं करना चाहिए, right? So during war, enemy character does not merely depend upon the place of incorporation, but also on who controls the company. So we have to look behind the real persons कि भाई कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? तो मान लेते हैं जैसे इंडिया एट वॉर है, कंपनी एक है रजिस्टर्ड इन इंडिया, पर उसकी जो सारे डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स वगैरह है, मान लो दे बिलोंग टू सम एनिमी कंट्री, तो भाई उस सिचुएशन में उठा दो, पर्दा उठाओ और देखो कौन है, ठीक है? गॉट माई पॉइंट? फाइन, चलो। So company being an artificial person cannot be enemy or friend, but during war it may be necessary to see the real persons who are controlling, and that's it. ठीक है? So अब देखो, जब आप फ्यूचर में शायद इसको रिवाइज करने चाहोगे, मे बी व्हेन यू रीड दिस पर्टिकुलर पॉइंट और टॉपिक, यू माइट बी लाइक यार क्या था इसमें डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो इफ यू फील दैट वे कि आप चीजों को भूल जाते हो, ऐसा कुछ है, ये जो मैंने लिखा ना, ये इसको लिख लो। जब आप ये देखोगे उस समय, अगर यू आर स्टक इसी पॉइंट के नीचे, ठीक है, इसी पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल ऐसे करके लिख लिया या एक्सप्लेनेशन ऐसे करके लिख लिया, तो इट माइट हेल्प यू। ये रेयरली जरूरत होती है, और वैसे भी मैं तो हूं ना, है ना, क्लास को दोबारा देख लो, मुझसे पूछ लो, मैराथन देख लो, बहुत सारे रास्ते होते हैं, बट फिर भी यू हैव दिस ऑल्सो, ठीक है? चलो नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड में अगेंस्ट देयर इज अ केस ऑफ जोन्स वर्सेस लिपमैन, अगेन बहुत ही फेमस केस जहां पे कॉर्पोरेट व्हील की लिफ्टिंग हुई है। लिपमैन ने क्या किया, बोला कि चलो थोड़ा सा लिख ही लेते हैं ना, कहाँ गया, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, और तो मैंने यहीं से शुरुआत की थी। So we know what fraud means, but we also have a case of Jones versus Lipman. ठीक है? So ये Lipman क्या है? Agreed to sell land. I am telling you in very simple words. ठीक है? मैं बहुत इसको complicated और बहुत डिटेल में वैसे बता नहीं रही हूँ, because केस थोड़ा पूछा जा रहा है हमसे एग्जाम में, ठीक है? तो Lipman agreed to sell land. Later he changed his mind. Later he changed his mind. ठीक है? अब एग्री कर लिया तो आपके बीच में तो एक बाइंडिंग प्रॉमिस हो गया ना, तो अब उसको पता है कि अगर वो ये नहीं करेगा, अगर वो लैंड नहीं बेचेगा, तो भाई दूसरा बंदा कोर्ट में जाके उससे ये चीज करवा सकता है, और कोर्ट फिर ऑर्डर पास कर देगा यू हैव टू ट्रांसफर द लैंड, तो उसको करना ही करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा, है ना? तो इसने क्या किया, ही ट्रांसफर्ड द लैंड, सो ही ट्रांसफर्ड द लैंड टू अ कंपनी जिसको वो खुद कंट्रोल कर रहा है, टू अ कंपनी विच ही हिमसेल्फ कंट्रोल्स। भाई तो क्या वो कंपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है? अब उसने बाद में बोल दिया कि लैंड तो मेरे पास है ही नहीं, द लैंड नो लॉन्गर बिलोंग्स टू मी, वो तो उस कंपनी के पास है, तो मैं कैसे बेचूं आपको? कैन ही एस्केप द कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज नो. Company is just a mask which he himself holds before that face, right? तो कोर्ट ने इग्नोर किया सेपरेट लीगल एंटिटी और बोला भैया तुम्हारी कंपनी दोनों एक ही है, अब तुमको लैंड तो बेचना पड़ेगा, ठीक है? सो लिपमैन वाज कंपेल्ड टू सेल द लैंड, ठीक है? तो अ कंपनी कैन नॉट बी यूज्ड टू
डू सच टाइप ऑफ फ्रॉड और टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑल्सो. ठीक है, समझ में आई बात? ओके. नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट केस क्या है? कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और मियर शैम. अच्छा, उसके पहले प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी भी है. प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पब्लिक पॉलिसी जब भी हम कहते हैं ना, इट मीन्स वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का भला. तो कुछ भी अगर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी है, इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड. ठीक है, तो अगर मान लो आपने एक कंपनी बनाई है जिसमें आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइबरी करते हो, ठीक है, ब्राइब देते हो, मतलब आपने एक कंपनी बनाई है, आप बोल रहे हो कि किसी का भी कुछ भी काम नहीं हो रहा तो आप मेरे पास आओ, आपने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कुछ सेटिंग कर रखी है, आप यहाँ से पैसे लेते हो, उनको ब्राइब करते हो और कुछ इलीगल एक्टिविटीज ये सब करा रहे हो. अरे तो भाई ये गलत है. इट्स नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, पब्लिक इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो द कोर्ट shall lift the corporate wheel without any hesitation to protect the public policy and to prevent those transactions which are opposed to public policy. आई बात समझ में? ठीक है. कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और मियर शैम. अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम यहाँ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड है या कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, दो चीजें होती हैं. पहली चीज कि आप बना ही रहे हो कुछ फ्रॉड करने के लिए. बना ही रहे हो फ्रॉड करने के लिए मतलब क्या होता है? जैसे आई हैव फॉर्म्ड द कंपनी विद द इंटेंशन कि मैं तो क्रेडिटर्स वगैरह से मतलब कुछ पैसे वैसे लूंगी या लोन वोन लूंगे और उसको फेक परचेजेस दिखाएंगे और दिखाएंगे कि पैसा डूब गया और बंद हो गया और लोन नहीं मिला. और फेक परचेजेस वगैरह जो भी हम दिखाएंगे और वो स्टॉक दिखा देंगे कि स्टॉक आया, स्टॉक सड़ गया, बिका नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो फेक परचेजेस में एक्चुअल परचेजेस कुछ होंगी ही नहीं, सब पेपर वेपर पे दिखाएंगे और हम पैसे को डाइवर्ट कर देंगे इस तरीके से. सो यू हैव फॉर्म्ड द कंपनी फॉर सम इलीगल पर्पस. ठीक है, अब फॉर्म द कंपनी फॉर इलीगल पर्पस, इट इज मियर शैम, मतलब कंपनी में कुछ हो ही नहीं रहा है, फेक इनवॉइसिंग है या कुछ भी नहीं है. ठीक है, एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, या कोई भी इम्प्रॉपर कंडक्ट है, जैसे यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया था ना इम्प्रॉपर कंडक्ट वाला, वो ये भी क्या था? नॉट फुलफिलिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, है ना? जो पॉइंट मैंने बताया था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में उसने था कि लैंड सेल करना है पर किया नहीं. तो ये चीज होती है. ठीक है, फ्रॉड ऑब्वियसली आप कर रहे हो तो फ्रॉड इज द सेम थिंग, बट एक होता है कि आई हैव फॉर्म द कंपनी विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड सर्टेन पीपल, वो यहाँ पे आ गया. और अदरवाइज कोई भी फ्रॉड हो रहा है कंपनी को यूज करके या फिर कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो सकती है. ठीक है, got it? Okay, now अच्छा, गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न, इसमें क्या हुआ था ये भी बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे केस लॉ लिखा हुआ है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो. मिस्टर हॉर्न जो है वो इसी कंपनी के एम्प्लॉय थे, इसी कंपनी में काम करते थे और उनके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ था एक नॉन कंपीटिंग क्लॉज. मतलब आप यहां से जाओगे तो आप हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करोगे. बरगला लेते हैं ना जिसको बोलते हैं, राइट, कि हम कस्टमर्स से बातें कर रहे हैं, अरे अरे यहाँ पे तो ना मैं आपको इससे कम रेट में यही सेम सर्विस इसी ये दे दूंगा वो दूंगा, ऐसे करके तो आप कस्टमर्स को ड्रैग करो और खींच रहे हो. तो उनके में ये लिखा हुआ था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया. ठीक है, नाउ ही फॉर्म्ड अ कंपनी फॉर सम इलीगल पर्पस. He formed the company for some illegal purpose. He has formed another company to solicit customers जो कि illegal है, right? So using the company, अब उन्होंने old customers को approach किया और फिर बोला कि मैंने थोड़ी ना किया, I have not done anything illegal. This company, ये तो कंपनी के पास गए हैं customers भाई. कोर्ट ने कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर दी और बोला तुम और वो एक ही हैं because you have actually formed the company as a cloak. क्लोक क्या होता है? हम अपना, जब हम बोलते हैं ना मुखौटा पहन लेते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, हमने ये पहन लिया है ना, तो वो, ठीक है, मास्क. ठीक है, अच्छा,
Next is where a company acts as agent of shareholders. Company acting as agent of shareholders का मतलब क्या है? देखो, कंपनी क्या है? किसी की एजेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है ना? कंपनी, भाई कंपनी है, अपनी आइडेंटिटी है, वो काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स उसके ओनर्स हैं, राइट? और डायरेक्टर्स जो हैं वो एक तरीके से कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं और चीज़ें होती है, ठीक है? ये सुनो, अब मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसके 4 शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी है, इसके 4 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है? बहुत नॉर्मल मैं सिचुएशन बता रही हूँ। दे ओन द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। क्या ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कैन वी से कंपनी इज द एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, करेक्ट, ठीक है? पर अगर ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ इन शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे एक्ट करने के लिए है, जैसे अगर मैं बात करूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इट इज़ अ कंपनी एंड इट इज़ ऑपरेटिंग एंड वर्किंग इन अ सर्टेन मैनर, कुछ तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता है तो उसका अपना प्रोसेस है, ये है वो है, सब चीज़ें ऐसे काम होती है। तो कंपनी जैसे फंक्शन करनी चाहिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से, उस हिसाब से कर रही है। डायरेक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, प्रोसेस है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है? तो वो कंपनी काम करे, कंपनी अलग है भाई, शेयर होल्डर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स वो अलग हैं। बट अगर एक ऐसी सिचुएशन आई जब कंपनी इज मियरली एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो कंपनी एजेंट बन जाती है। तो कंपनी क्या कर रही है? एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दीज 4 शेयर होल्डर्स, जो कि एक्चुअली मान लेते हैं कि एक फैमिली है, एंड कंपनी इज मियरली साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स। कंपनी में डायरेक्टर हैं, कुछ भी हैं, वो लोग जो बोल रहे हैं बस ऐसे साइन कर दे रहे हैं। ना डायरेक्टर अपना दिमाग लगा रहा है, ना कोई प्रोसेस फॉलो हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, जो शेयर होल्डर बोल रहा है ऐसे साइन हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे कंपनी, आप सिर्फ इन शेयर होल्डर्स के एजेंट हो, ठीक है? नाउ लेट मी टेल यू, एजेंसी हैज टू बी प्रूव्ड। Agency has to be proved. Just because somebody owns the shares does not mean कि वो उनके एजेंट हैं, ठीक है? तो इन नॉर्मल सिचुएशन, इन जनरल केसेस, कंपनी अलग, शेयर होल्डर्स अलग ही होते हैं। बट इफ एट ऑल एजेंसी कैन बी प्रूव्ड कि ये कंपनी तो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के डायरेक्शन पे काम कर रही है और सिर्फ ये साइन कर रहे हैं, तब एजेंसी अगर प्रूव होती है तो कोर्ट में कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा, बस 2 और हैं। नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, यहाँ पे देखो केस क्या है। हमारे पास एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड एक कंपनी है और साथ में उसी कंपनी के वर्कमैन हैं, वर्कमैन। अभी आप जब पढ़ोगे कुछ चीज़ें, और भाई अभी तो शुरुआत हो रही है, पढ़ना ही पढ़ना है ना? तो जब आप आगे जाके पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे बोनस के बारे में भी। पता है बोनस? सुना तो है ही बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस क्या होता है? मैम अच्छा काम करता है बोनस मिलता है, दिवाली पे बोनस मिलता है, ऐसा कुछ सुना होगा, कस्टमरी बोनस एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? कुछ तो सुना ही होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं वर्कर्स की। वर्कर्स, फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं ना, इनका बोनस क्या होता है ना, इनको मिनिमम बोनस और ये सारी चीज़ें लॉ में लिखी हुई हैं। हाँ, ठीक है? तो हमारे पास कोड है, उसमें बोनस के बारे में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि इतना प्रॉफिट के हिसाब से इतना बोनस तो आपको देना पड़ेगा। अब जो फैक्ट्री का मालिक है वो एकदम भड़क गया, बोले कमा मैं रहा हूँ, ये सब वर्कर को ऑलरेडी ए बस 200 रुपये बोनस बांट तो काफ़ी है। क्या लॉ बोलता है इतना बोनस दो? अरे आप उनसे काम करवा रहे हो, इतना प्रॉफिट है तो लॉ बनाए तो दो। अब लॉ से बचना है, क्या किया जाए? एक काम करते हैं, हम एक कंपनी बना देते हैं और प्रॉफिट उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो मेन कंपनी में क्या होगा? प्रॉफिट कम दिखेगा, तो लेस प्रॉफिट मतलब लेस वर्कर बोनस, काम हो जाएगा। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फॉर्मिंग अनदर कंपनी मे बी टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन। वेलफेयर लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? भलाई के लिए जो लॉ बनाया गया है। गॉट इट?
तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट लिफ्टेड द कॉर्पोरेट व्हील एंड सेड दैट द बोथ कंपनीज वर ट्रीटेड टुगेदर। भाई तुम अलग नहीं हो, तो वर्कर्स को फुल लॉफुल बोनस जो उनका है वो मिलेगा। सो कंपनी यू कैन नॉट डिफीट लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर लॉज। ठीक है, गॉट इट। चलो, और लास्ट क्या है हमारा, टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखो यार, कंपनी है, कंपनी कहाँ दिख रही है, कुछ तो है ना, कंपनी दिखती तो है नहीं हमें। कंपनी की कुछ बिल्डिंग है, मान लो उसको उठा के ऐसे जेल में डाल दे क्या, नहीं यार, कंपनी कैन नॉट फिजिकली गो टू जेल, इट हैज नो बॉडी, इट हैज नो माइंड एक्सेप्ट द डायरेक्टर्स। तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर भेजा है कि कंपनी आपने इस कस्टमर के साथ गलत किया है, यू हैव टू पे अ कॉम्पनसेशन ऑफ 50,000 बाय द स्टेट, एंड कंपनी डज नॉट पे इट, मतलब कौन पे नहीं कर रहा है भाई, जो लोग बैठे हैं ना वो पे नहीं कर रहे हैं, मतलब वो लोग कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे कर रहे हैं। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि आपकी ये जो फैक्ट्री है इसमें जरूरत से ज्यादा पोल्यूशन निकल रहा है, स्टॉप पोल्यूटिंग द रिवर। कंपनी ने इग्नोर कर दिया, हु विल बी पनिश्ड? कंपनी गलत कर रही है मैम, कंपनी को पनिश करो? ऑब्वियसली नो, बिकॉज कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कोर्ट के ऑर्डर को थोड़ी ना डिसोबे कर रही है, आप कर रहे हो। द डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। सो ऐसी सिचुएशन में द कोर्ट इज गोइंग टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एंड एक्चुअल पर्सन को पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी शुड रिमूव, मतलब कंपनी को करना चाहिए, बट डायरेक्टर्स इग्नोर कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, इररिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और मान लिया जाएगा भाई तुम लोग तो एक ही सजा तो मिलेगी। ठीक है, सो आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं इन टोटल, और 8 के 8 लिख के आने हैं। अगर एग्जाम में 7 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं सोचना है कि अरे मैम 7 नंबर का है तो 7 पॉइंट्स लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं, यू हैव टू राइट ऑल 8 पॉइंट्स। ठीक है मैम, क्या केस लॉ याद करना है? तो अगेन आई विल शो यू समथिंग। कहाँ गया यार मेरा, अच्छा जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब ये दिख रहा है, ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका सजेस्टेड आंसर, तो ये क्या होती है कॉर्पोरेट व्हील और उसकी लिफ्टिंग, और ये केसेस। तो आप देखो बहुत सिंपल तरीके से हमारी जो हेडिंग है दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड उसका मीनिंग दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब मीनिंग में बहुत ज़्यादा आपको समझने की या लैंग्वेज की बहुत कुछ ज़रूरत ही नहीं है। टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, तो पर्सन एट फॉल्ट शुड बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो आप ये नॉर्मल जनरल लाइन है, इंग्लिश है, इसमें कुछ भी बहुत टेक्निकल नहीं है, यू कैन राइट इट, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नाउ फिर भी आई वुड सजेस्ट कि एक आध केस लॉ याद करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कुछ भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में केस लॉ डाले नहीं है, उन्होंने नाम डाला है, तो आपसे एमसीक्यू के रूप में भी पूछा जा सकता है, इन विच केस लॉ वाज दिस established or this was done, right, or the court lifted, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। so right now, especially at the very beginning phase, please don't do that selective study कि ये याद करेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे। फिलहाल कोशिश करनी है कि जो केस लॉज के नाम लिखे हुए हैं, 4 ही तो लिखे हैं यार, है ना, तो याद करें। ठीक है, गॉट इट, ओके। सो यहाँ देखो, आई हैव एक्चुअली रिटन ऑल्सो, ये 3 केस लॉज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, याद करने के उससे। ठीक है, चलो फाइन, ओके। सो आई गेस आज का ये क्लास हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, एंड we have basically understood our syllabus, we have also understood the meaning of company। अगर हम advantages और disadvantages of company की बात कर रहे हैं, तो जो उसके features हैं वही उसके advantages हैं, that it is a separate personality, limited liability, perpetual succession, exit मिल जाती है because the shares can be transferred, autonomy होती है, ठीक है, no extra type of
ऑल्दो हम गवर्नेंस वगैरह के बारे में भी बात करेंगे बाद में। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कंप्लाई करना पड़ेगा, सो लीगल कंप्लायंसेस हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, लिक्विडेशन प्रोसेस बड़ा है, यू कैन नॉट जस्ट शट डाउन जस्ट लाइक दैट कि आज मन नहीं है आज से दुकान बंद, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स वगैरह होते हैं और ऑब्लिगेशंस होते हैं, मेंबर्स आप मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बट ये एग्जाम्स वगैरह में पूछी नहीं जाती हैं। सो इन जनरल यू शुड बी नोइंग दिस। आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट द फीचर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं। उसके बाद हमने एक कंसेप्ट स्टैब्लिश किया, दैट्स कॉर्पोरेट व्हील। तो कॉर्पोरेट व्हील का क्या मीनिंग होता है, द केसेस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से एक्चुअली हमारा एकदम जो बोलते हैं ना टेक ऑफ होगा, बिकॉज वील बी स्टार्टिंग विद एक्चुअल कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो एक्चुअल कंपनीज एक्ट हम शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास से, एंड वी हैव सो मच टू डिस्कस एंड सी, राइट? सी ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।